हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज थर्ड क्लास ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसके बाद एक क्लास आएगी, वो आपकी क्लास होगी कल। तो अब आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम उसमें पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? वैसे तो ये बेसिक 10th क्लास नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये उसी उसी का टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ हमने 10th नीचे ही पढ़ा था, बट एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। तो हम करेंगे आज एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर हम मान लेते हैं, और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ होता है ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड ईच ऑफ द, एग्जैक्टली डिवाइड। और एक ये क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल। तो जैसे एलसीएम लेते हैं, हम सेम नंबर लेते हैं 2 4 8, यहीं पे भी लेते हैं 2 4 8। तो अगर इनका एलसीएम लेना है तो क्या होगा? एलसीएम कैसे लेते हैं हम? जैसे छोटी क्लासेस में हम कैसे लेते हैं एलसीएम? ऐसे लेते हैं 2 4 8। तो इसको पहले क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या लगता है इसका एलसीएम? 2 2 2। तो अब ऐसे लिखते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ गई होता है एलसीएम। ऐसे अगर एचसीएफ निकालते थे, एचसीएफ कैसे निकालते थे? 2 4 8 ऐसे। तो इसको करते थे ऐसे डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 टू द पावर। नहीं, एलसीएम ऐसे नहीं, एचसीएफ ऐसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे हमेशा एलसीएम। एलसीएम इस फॉर्म में निकालते थे, बट एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे? इसके फैक्टर्स बनाते थे। 2 का 4 का 8 का। तो 2 का फैक्टर क्या होता है? 2 ही होगा। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2। 8 का फैक्टर्स क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इसमें देखते थे जो सबसे कम बार आया था वो कौन सा है? जो सबसे कम बार आया होता है इसमें वो है 2। मतलब सब में एक एक बार तो है ही ना। जैसे इसमें हमने हमारा जो एलसीएम आया था वो कितना आया था? 8 आया था। यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। जो गिवन नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम निकाला था, उनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होता है ये। तो ये होता है एलसीएम हमारा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स है ना, उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे 2 यहाँ पे जो हमारा आया है वो होता है एचसीएफ। तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने बैठेंगे तो कोई तरीका क्या होता है तो वो देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो भी सबसे बड़ा होता है ना, आप बेसिक तरीका भी फॉलो कर सकते हो, बट ये वाला भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है, जैसे मान लो 8 का 8 है, तो 8 की टेबल स्टार्ट कर लो अपने माइंड में, और देखो वो ये दोनों भी डिवाइड कर पा रहे हैं उसको। जैसे 8 1 8 होता है, तो 8 को डिवाइड कर पा रहे हैं 2 और 4 कर पा रहे हैं, तो वही यही होगा पक्का। या फिर आप इसके भी फैक्टर बना लो ऐसे 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब देखो जो इसमें कितनी है? 2 की पावर 1, यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 3। तो जो मैक्सिमम पावर होगी ना, वो होगा अपना एलसीएम। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी थी? 2 की पावर 3 थी ना, तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8। ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम लेते हैं छोटी छोटी पावर, मतलब जो सब में कॉमन होती है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 कॉमन है ना सब में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 सब में कॉमन होगी। तो एलसीएम का मतलब होता है जो नंबर आता है ना, जैसे हमारा 8 आया है, तो ये सबसे डिविजिबल होना चाहिए 2 4 8 से। लेकिन एचसीएफ का क्या मतलब होता है? वो सबको डिवाइड करना चाहिए, जो भी नंबर थे ना उनको डिवाइड करना चाहिए। तो एक और देख लेते हैं एक बार, फॉर एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट कहने का चाहता हूँ मैं। जैसे मान लो हमें निकालना है एचसीएफ, हमें एचसीएफ निकालना है 4 9 और 5 का। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम कर सकते हैं इसको सीधा ऐसे लिख लो फॉर्म में 2 इंटू 2। ये क्या होगा? 3 इंटू 3। और ये क्या होगा? इसको 10 ले लो आप, 10, और इसको कर लो 18। तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 2, और ऐसे ये क्या होगा? 5 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, यहाँ पे क्या होगा? 5 की पावर 1, 2 की पावर 1। ऐसे ही एक बार अच्छे पे लिख लेते हैं ताकि दोनों को कंपेयर कर सकूँ मैं। 4 18 और 10। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 18 के फैक्टर क्या होंगे? 9 इंटू, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2। ऐसे 10 के फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू 2। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, और 5 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे 2 की पावर मैक्सिमम क्या है इनमें? तीनों में के चीज़ में मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 को अलग लिख लो, और 3 की पावर 2 ही मैक्सिमम है सब में, क्योंकि और में 3 नहीं है, तो 3 की पावर 2 भी लिख लो। अब लिखो 5 की पावर क्या है? 1। तो जितने भी ऐसे इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम निकालते नहीं थे वैसे निकाल लो, और फिर इनको आप जो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसको लिख सकते हो आप यहाँ पे जैसे। तो हमें करना क्या होता है? अब जो आएगा ना ये सबसे डिविजिबल होगा। जैसे इसमें 2 की पावर 2 भी होगी, 3 की पावर 2 भी होगी। अगर 2 की पावर 1 है जो, वो तो डिवाइड करेगी 2 की पावर 2 को। ऐसे ही 5 है तो 5 की पावर 5 भी इंक्लूड होगी इसमें, 2 की पावर 1 तो डिवाइड करेगी। इसलिए हम एलसीएम निकालते वक्त मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो जो हमारा आएगा यहाँ पे 4 इंटू 9 इंटू 5, 5 हो जाए 20, और 9 180। तो जो 180 आया इसका एलसीएम, वो इन सबसे डिविजिबल होगा। 4 से भी डिविजिबल होगा 180, 18 से भी डिविजिबल होगा, और 10 से भी डिविजिबल होगा। तो इसको बोलते हैं एलसीएम। लेकिन एचसीएफ वाले केस में क्या होता है? हम लेते हैं छोटी से छोटी पावर,
मतलब ऐसा नंबर बनाना है हमें एचसीएफ, वो नंबर होता है एचसीएफ जो इन सबको डिवाइड कर देगा 4, 18 और 10 को। लेकिन एलसीएम क्या होता है, जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। यही फर्क होता है दोनों में। तो यहाँ पे क्या लेंगे, अब छोटी छोटी पावर लेंगे। तो अब 2 की पावर सबसे छोटी किसमें, मतलब कॉमन भी होना चाहिए और छोटी पावर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 सब में कॉमन है ना, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। यहाँ पे अब 3 की पावर 2 इसी में है, बाकी कहीं पे भी 3 नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। 5 की पावर 1 है बट किसी में भी और 5 नहीं है, तो जो सब में कॉमन होता है ना और छोटी पावर होगी उसको लेंगे। जैसे 2 की पावर 1 होगी यहाँ पे, तो इसका एलसीएम हो गया, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो जो 2 होगा ना वो सबको डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, 18 को भी करेगा, 10 को भी करेगा, तो इसको बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो सब में कॉमन होता है, मतलब जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 कॉमन थी ना सब में, तो वो हो जाता है एचसीएफ। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। मान लो कोई दो नंबर गिवन है हमें ए और बी, वो इक्वल होते हैं एलसीएम, उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो एचसीएफ होता है ना या जीसीडी भी बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, मतलब वो डिवाइड करता है हमेशा एलसीएम को। तो ऑलवेज डिवाइड्स एचसीएफ, जीसीडी ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। तो इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने लास्ट वाले में क्या निकाला था, 4, 8 और 10 का निकाला था हमने एलसीएम। 4, 8 और 10 का हमने निकाला था। जैसे दो नंबर ले लेते हैं कोई भी, आप पहले दो नंबर की बात करते हैं। तो 4 और 8 जैसे हमने नंबर ले लिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा 4 और 8 का। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी 8 हो जाएगा हमारा एलसीएम। लेकिन अब हमें लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है जो सब में दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन कौन सा होगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा इसका एचसीएफ यानी 4। तो अब क्या क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो एचसीएफ होगा ना, जो एचसीएफ जो हमारा आया है वो हमेशा डिवाइड करेगा एलसीएम को। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे जो एचसीएफ है उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हमारा एलसीएम नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा क्या कि जो एचसीएफ है ना 4, वो हमेशा डिवाइड करेगा एलसीएम को। जैसे 8/4 यहाँ पे हमारा 2 आ जाता है, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, क्योंकि जो एलसीएम में होता है वो सब जो भी सब में होता है ना, जैसे 4 में भी जो होगा 8 में भी जो होगा वो सब होता है एलसीएम में, क्योंकि वो जो दो नंबर गिवन है ना वो एलसीएम को डिवाइड करेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, वो दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, ऐसा होता है। तो एचसीएफ में कम ही रहता है एलसीएम के कंपैरिजन में, तो एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा एलसीएम को। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो अगर हमें निकालना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या होगा, वो होगा एलसीएम लेंगे हम न्यूमरेटर का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे हम, तो वो क्या होगा, वो होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये याद कैसे करेंगे, जैसे हम निकालना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जिसका भी मतलब एलसीएम निकालना हो एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन में, तो वही उस ऊपर वाले का न्यूमरेटर का वही लेते हैं। जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले उसका अपोजिट लेते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैंने किया कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वालों का लेंगे एलसीएम और नीचे वालों का लेगा एचसीएफ। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर उनका लेंगे एलसीएम अपॉन नीचे वालों का एचसीएफ। तो नीचे वालों का एक बार एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। तो सब में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हो 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये गिवन है तो इसमें सब में कॉमन क्या होगा, 2 की पावर 1 ही कॉमन होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम वो होता है, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम 3, अब 9 गिवन है, 9 क्या होगा 3 × 3, 7 क्या 7, 4 यानी 2 × 2 यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो इसमें अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। अब 7 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 7 की पावर 1, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 9 × 7 × 4, यानी ये हो जाएगा 9 × 7 × 4। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 4, ये हो गया 7 × 14 और 14 9 126। तो इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम का 126। लेकिन अगर हमें निकालना हो एचसीएफ फ्रैक्शन का, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो न्यूमरेटर का निकालेंगे एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालने के लिए जैसे हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया था, तो हम क्या करते हैं, जो सब में कॉमन होता है वो लेंगे। बट यहाँ पे 3 इसमें है तो इनमें नहीं है, ऐसे ही 7 इसमें है तो बाकी में नहीं है, 2 इसमें है तो बाकी में नहीं है, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है किसी भी पार्ट में। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। जिसमें कुछ भी कॉमन ना होता है वो सब में 1 तो कॉमन होता ही है, तो उसका एचसीएफ आ जाता है 1। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना है हमें 2, 4, 8 और 16 का।
तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 की 4, तो वही होगा इसका एलसीएम, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा 16, तो इसका एचसीएफ का आंसर हो जाएगा 1/16। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड एलसीएम इज इतना, वन ऑफ द नंबर इज इतना एंड अदर नंबर निकालना है। तो जीसीडी क्या होता है, जीसीडी होता है एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मान लो ए और बी हैं दो नंबर, उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इनका हमें एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है या जीसीडी गिवन है दो नंबर्स का, वो है 24, एलसीएम भी गिवन है 1080 और एक नंबर भी गिवन है 120। तो सेकंड नंबर हम आराम से निकाल लेंगे, वो क्या होगा, वो होगा 24 इंटू 1080 डिवाइड बाई 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 9 जा 108 एंड ये जाएगा 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 216, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स ट्राइंगल वाई। अगर एक्स ट्राइंगल का मतलब आ जाता है तो वो होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई प्लस एचसीएफ ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, अगर मान लो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका मतलब है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है 3 स्क्वायर 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 3। ऐसे यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, ये आएगा 3 की पावर 1 होगा 3 और 1 4, यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या होगा 8 और प्लस 3 की पावर 2 इज 9, 8 एंड 9 इज 17। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 और ये आ गया 17, बट यहाँ पे बीच में ट्राइंगल भी है। तो हमें बोला क्या गया है, एक्स ट्राइंगल वाई का मतलब है एलसीएम ऑफ एक्स वाई प्लस एचसीएफ ऑफ एक्स वाई। तो 4 ट्राइंगल 17 का क्या मतलब होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 4 और 17 का प्लस एचसीएफ ऑफ 4, 17। तो एलसीएम क्या होगा 4 और 17 का, एलसीएम वो होता है जो दोनों में बड़ी पावर होती है। तो यहाँ पे 2 की पावर जैसे 2 हो जाएगी 4 और 17 की पावर 1, तो अब दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 ही रहेगी बड़ी, क्योंकि एक में ये, तो 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1 यानी 4 इंटू 17 यानी 68 आ जाएगा हमारा एलसीएम। एचसीएफ कैसे लेंगे, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 प्लस 1 इज 69 यानी ऑप्शन ए। टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 8:5 एंड इफ देयर एचसीएफ इज 12 फाइंड एलसीएम। हमें क्या गिवन है, टू नंबर्स गिवन है रेशियो में 8:5 और उनका एचसीएफ गिवन है इतना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे अगर लेट कर लो a इंटू बी गिवन है, तो इनमें से एचसीएफ भी होगा और एलसीएम भी होता है, मतलब एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है एलसीएम को। तो अगर हमें रेशियो गिवन है तो ये फॉर्मूला और है, आप ये भी लिख लो, बट यहाँ पे ए भी है ना, जो नंबर नहीं होंगे ये होंगे रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 8 और 5 यहाँ पे रेशियो गिवन है ना, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दो नंबर का रेशियो गिवन होगा तो यहाँ पे आएगा, या फिर हमें रिलेटिव प्राइम नंबर्स गिवन हो। रिलेटिव प्राइम नंबर्स का मतलब होता है इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो उनको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। तो अब एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 और बी की वैल्यू क्या है 5। आप इसको एक्स भी मान सकते हो, जैसे इसकी वैल्यू होगी 8x, इसकी वैल्यू होगी 5x, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले में तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पहले लिख रखा है रिलेटिव प्राइम नंबर, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एचसीएफ इंटू 8 इंटू 5 इक्वल्स टू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना गिवन है हमें 12 इंटू 8 इंटू 5 होगा हमारा एलसीएम। ये भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको पहले नहीं लिखवाया, तो इसको भी मार्क कर लेना, मार्क करके लिख लेना। जो यहाँ पे ए और बी होंगे ये होंगे रिलेटिव प्राइम नंबर्स, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे 8 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ऐसे ही। तो या फिर हमें रेशियो गिवन होता, जैसे अगर हमें यहाँ पे गिवन होता 16:8 गिवन होता, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये आ जाता 2:1, तो हम यहाँ पे 2:1 यूज करते। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 इंटू 8 इज 480, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 480। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो एंड देयर एचसीएफ इज दिस, फाइंड नंबर्स। अगर हमें गिवन है टू नंबर्स ए और बी का रेशियो हमें डायरेक्ट गिवन है 6:5 और हमें एचसीएफ भी गिवन है 15। एचसीएफ होता क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ, और ये पहले ही मैंने बताया था आपको, जो ये रेशियो होगा ये होते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर, तो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता और एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है यही बचता है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इस वाले केस में, जैसे अगर हमें रेशियो गिवन होता है टू नंबर्स का 6:5 जैसे गिवन है हमें, या ए रेशियो भी गिवन है हमें टू नंबर्स का रेशियो, और हमें एचसीएफ पता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट नंबर, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें गिवन है ए बी, तो हम अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो हम उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड नंबर निकाला तो उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो ये रेशियो गिवन है ना ये रिलेटिव प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो इनमें से कॉमन है वो है एचसीएफ। तो इसमें से जो निकाला गया वो एचसीएफ निकाला गया, तो इसको अगर हम डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा नंबर आ जाएगा 15 6 जा 90 और 15 5 जा 75, यानी ये हमारे नंबर है। फर्स्ट नंबर जो है वो है 90 और सेकंड नंबर जो है वो है 75। अब कुछ देखते हैं जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन आया था 2017 जून में,
तो इसमें बोला क्या गया है NET नेट 14 और नेट 15 जो 5 डिजिट नंबर है इसको ऐड किया गया है, तो सम आया हमारा 29157229 ये आया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 और 4 ये 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो अब यहाँ पे इसके मेन डिसाइड करना हमें इसका क्या आएगा, तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू आनी चाहिए बट उनका सम आना चाहिए 2, तो हम क्या ले सकते हैं 1 1 तो 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम लेते हैं सेम वैल्यू 3 और 3 तो यहाँ पे तो 6 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से कैरी आया होगा 1 जरूर। तो कैरी कैसे आ सकता है 1, अगर यहाँ पे वैल्यू 1, अगर हम 1 को ऐड करते हैं तब 2 आ सकता है, या फिर हम 6 और 6 को ऐड करते हैं तो भी 2 आ सकता है। तो 6 6 लेंगे यहाँ पे, तो टी की वैल्यू ले लेंगे हम 6, यहाँ पे भी टी की वैल्यू ले लेंगे 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो 2 आएगा, कैरी जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है 3 3 1 और 7, बट यहाँ पे भी देखो यहाँ पे कितना है 15 है, तो अगर यहाँ पे 7 7 हुआ तो ये हो सकता है 14, बट यहाँ पे तो 1 आया, तो यहाँ पे मतलब कैरी आया होगा, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, तो मतलब 3 3 6 नहीं होगा यहाँ पे 8 8 करके जो 6 आता है वो वाला 6 होगा यहाँ पे, मतलब 8 8 को ज्वाइन किया गया होगा, यहाँ पे ऐड करा गया होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो कैरी 1 किया गया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, तो 1 कैरी किया, तो यहाँ पे 7 7 4 और 1 15 हो जाएगा। अगर वैल्यू ऐसी होती 7 8 और ये कितनी थी 6 7 8 6, तो ये आ जाता हमारा 6 6 12 8 8 16 और 17 7 7 14 और 15, तो 15 72 आ जाता। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू है 7, e की वैल्यू है 8 और t की वैल्यू है 6, तो इनका सम कितना हो जाएगा 7 + 8 + 6, 8 + 6 इज 14, 14 + 7 इज 21, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी जो ए बी सी है वो तीनों अलग अलग है, मतलब सेम डिजिट नहीं है तीनों, और उनको ऐड किया गया है इस पैटर्न में। तो अब ऑप्शन गिवन है तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही उठाते हैं। तो ऐड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसी साइड से स्टार्ट करेंगे एडिशन। हम अगर 5 पुट करते हैं तो 5 अगर सी की वैल्यू है 5 5 5, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 पुट करते हैं 1 1 1 तो यहाँ पे 3 आएगा, तो मतलब बी ऑप्शन नहीं है। सी पुट करते हैं 3 वैल्यू पुट करते हैं सी की, तो 3 3 3 तो कितना आएगा 9 आएगा, बट वो तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो सेम वैल्यू नहीं आएगी, तो ये भी नहीं है। अब मतलब ऑप्शन या तो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन डी है, तो अब चेक करते हैं दोनों को। अब वैल्यू पुट करते हैं बी की 4, अगर 4 पुट करते हैं तो 4 4 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, बट यहाँ पे आना चाहिए था 5, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 8 ट्राई करते हैं 8 8 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 10 15, 1 कैरी था ना यहाँ पे। ऐसे ही अगर यहाँ पे चेक करते तो 4 3 12 और 1 13 होना था, यहाँ पे 3 आ जाता, लेकिन हमें चाहिए 5, तो यहाँ पे 8 वैल्यू पुट करते हैं बी की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 24 और 1 25, तो मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो गया, तो ए हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको उठा सकते थे क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब जो इस टाइप के आते हैं तो ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं हम डायरेक्ट। अब इसमें क्या बोला गया है एनईटी, इसमें भी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो पॉजिटिव साइड होते हैं नंबर लाइन के, वो वाले जैसे 1 2 3 वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सच दैट एनईटी इक्वल्स टू 2013, तो एनईटी का प्रोडक्ट गिवन है 2013। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनईटी। तो हम इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे 2013 का, तो हमें पता चलेगा कि कौन से फैक्टर्स हैं, तो हम उसको इस वाले फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो 2013 ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इवन होना चाहिए, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 5 और 6, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 6 18, 3 7 21, 3 1 3। अब ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 14 सम हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 7 1 7 नहीं होगा, 7 से भी, 11 से चेक करते हैं, 11 से हो जाएगा, 7 - 7 0 आ जाएगा, तो 11 से हो रहा है, 11 6 66, 11 1 11, तो ये होंगे इसके फैक्टर्स। तो इन्होंने बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए एन ई का, मतलब सम ऐसा बनाना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू आए एन ई और टी के सम की। तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि मतलब इसका प्रोडक्ट या तो हो सकता है 3 × 671 × 1 वो आएगा 213, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रही है कि तीनों अलग अलग हैं नंबर और तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 2013। या फिर अगर आप ये लेते 3 11 और 6 लेते, मतलब 61 लेते, तो इसका प्रोडक्ट भी आता 2013, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम सम नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है मैक्सिमम पॉसिबल सम, तो ये वाला हमारा इस वाले से हमारा राइट आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको ऐड कर देते हैं 671 + 3 + 1 यानी 5, 675 इज द राइट आंसर। इसमें क्या बोला गया है a × b गिवन है 24, a × b गिवन है 24, b × c गिवन है 32, c × d गिवन है 48, तो हमें निकालना है a एंड d क्या होगा, a × d क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a × d कैसे आ सकता है, अगर आप इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा a × b × c × d, और इससे डिवाइड कर दे b × c से, तो यहाँ से क्या होगा b और c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो ये bc है ना वो bc से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा a × d। जैसे अगर मैं करता हूँ a × b × c × d, मतलब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया था और इससे डिवाइड कर दिया डायरेक्ट b × c, तो bc से bc कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ad आएगा। तो हम अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, a × b क्या था 24 और c × d था 48, b × c था 32, 8 4 जा 8 6 जा 4 6 जा, तो ad क्या आ गया 36, यानी 36 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
36 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करते हैं वी बोर्ड मास। मतलब बोर्ड मास हमने सबने पढ़ा भी हुआ होता है, और मतलब बचपन में सब नहीं पढ़ा होता बोर्ड मास, सबको पता होता है, बट क्वेश्चन में हम अप्लाई नहीं करते इसको। अगर ये क्वेश्चन हम करने बैठेंगे तो ज़्यादातर लोगों का आंसर इसका गलत ही आएगा। बोर्ड मास अगर मैंने बता दिया तो बोर्ड मास ही लगाओगे वैसे तो, बट अगर आप सिंपली करते तो ज़्यादातर लोग इसको गलती करते। तो देख लेते हैं वी बोर्ड मास, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाते हैं क्वेश्चन इससे भी। वी जो है वी डिनोट करता है वर्नाकुलर ब्रैकेट, यानी जो ऐसे 7 के ऊपर जैसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो ये जो बार होता है इसको बोलते हैं वर्नाकुलर ब्रैकेट। वी डिनोट करता है ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट का सीक्वेंस क्या रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है क्लोज ब्रैकेट को, उसके बाद दी जाती है कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद दी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, उसके बाद इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले अगर हमें सोल्व करना हो तो हम पहले सोल्व करते हैं वर्नाकुलर ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आते प्रायोरिटी देते हैं ऑफ को। ऑफ जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है प्रोडक्ट को ही डिनोट करता है, बट ऑफ वर्ड अगर यूज होता है तो पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को इसे मत समझना, मतलब प्रायोरिटी पहले ऑफ को मिलेगी, वैसे ये भी प्रोडक्ट को डिनोट करता है, बट पहले प्रायोरिटी ऑफ को मिलती है। उसके बाद आएगा एडिशन, लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं हम सब्ट्रैक्शन को। उसके बाद एक चीज़ और होती है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये बार जो होते हैं, ये होते हैं डिनोट करते हैं मॉडुलस को। तो इसमें वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर हमने -3 मॉडुलस लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। तो जो भी अगर इंटीजर जैसे नेगेटिव इंटीजर वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर तो वो पॉजिटिव होती है हमेशा। अगर पॉजिटिव भी होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो इसका मतलब होता है वो मॉडुलस है। ये मॉडुलस का काम क्या होता है, उसको पॉजिटिव करना होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे हम ये वाला पोर्शन, ये वर्नाकुलर ब्रैकेट वाला। तो अब इसको सोल्व करते हैं, भाई इसको हटा देता हूँ। ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे 4 3 जा। ये कैसे सोल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, हम 4 × 3 करेंगे प्लस 1 डिवाइड बाय 4, यानी 4 3 जा 12 प्लस 1 13 बाय 4 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट ऐसे कैसे रहेगी, 4 1 जा 4 और 1 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 2। ये भी नहीं सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 1 5 बाय 2 माइनस। अब सोल्व करेंगे इसके जो वर्नाकुलर ब्रैकेट है, वर्नाकुलर ब्रैकेट केवल यहाँ तक है तो माइनस इससे बाहर है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 24, 6 4 जा 24 आता है। या फिर अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बट आप अगर प्रॉपर जाओगे तो इसका एलसीएम आएगा 12 एलसीएम होगा इसका। तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। मैं निकाला कैसे एलसीएम, आप डायरेक्ट या तो माइंड में चला सकते हो 6 की टेबल, तो 6 की जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो दोनों को मतलब वो जो होगी वो दोनों से डिविजिबल होगी, तो हम 6 की टेबल चला सकते हैं डायरेक्ट माइंड में। जो भी बड़ा नंबर होता है उसकी टेबल चला लो माइंड में, अगर कोई भी उसमें जो नंबर आता है वो दोनों से डिविजिबल होता है तो वही होता है हमारा एलसीएम। तो 12 डिविजिबल है दोनों से, तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, यानी 1/12 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाएगी ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन क्लोज ब्रैकेट। अब ये क्या है 1/2, ऑफ को हम सोल्व कर सकते हैं इंटू 4 3 जा 12 और 1 13/3, 13/4 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट अब 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे अब तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12 दोनों से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 6 5 जा 30 माइनस 12 1 जा 12 और 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 29/12। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देन ये। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया था, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 13/6। अब बारी आएगी कर्ली ब्रैकेट की, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 13/4 डिवाइड बाय यहाँ पे मीन ब्रैकेट जो अपनी स्क्वायर ब्रैकेट है वो, अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 29 यहाँ पे हो जाएगा 5/4, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ मैं, 5/4 माइनस 29/24। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होगा ये। तो 4 6 24 यानी 30 माइनस 29 यानी 1/24 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/24 देन ब्रैकेट देन डिवाइड 13/6। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं, डिवाइड या तो आप इसको बाय में ले जाओ या इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो इसका। यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो 6/13। तो ये क्या हो जाएगा 4 6 जा 24, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36, यानी ऑप्शन ए। ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले हम सोल्व करेंगे इस बोर्ड मास। तो सबसे पहले करेंगे ऑफ को, बोर्ड मास सबसे पहले करेंगे इस ब्रैकेट को, उसके बाद करेंगे ऑफ को। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 10, 5 2 10 4 10 1 10 3, यानी कितना आ जाएगा 4/7 इंटू कितना आएगा 7/10। अब सोल्व करेंगे ऑफ को, तो उससे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या आएगा 3 2 जा 6 आएगा एलसीएम,
और ये कितना होगा 2 3 × 6 3 2 × 6। अब बाई में इसके क्या है, बाई भी कर लो या फिर पहले बाई में कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 3 2 × 6 और ये 2 3 × 6 और 3 2 × 6, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 + 2/6 इंटू ये नीचे आएगा 3 - 2 और ऊपर आएगा 6, यानी 3 और 2 5, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 - 2 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ का मतलब यहाँ पे हमने किया तो ये आ गया 5 आ गया यहाँ पे। तो अब सेम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 2 × 2 और 1 3 3/2, यहाँ पे 2 - 1 यानी हाफ ही बचेगा, तो इन 2 में 1/2 आएगा ऐसे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 3 डिवाइड बाय 4/7 इंटू 7/10 इंटू 5। तो 5 से पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको हटा के या तो आप लगा सकते हो मल्टीप्लाई, जैसे 3 को मैंने 3 डिवाइड बाय 4/7 है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो 3, यहाँ पे हमें करना है इसको डिवाइड करना है ना पहले, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर रेसिप्रोकल कर देंगे 7/4 इंटू 7/10 इंटू 5, तो 5 2 से 10, तो ये कितना आ गया, कुछ तो गलती है मैंने यहाँ, 2 × 2 3/2 1/2 डिवाइड बाय 4/7, ब्रैकेट को सोल्व किया, यहाँ पे आया था 10 5 2 × 4 3 7/10, देन यहाँ पे इसको किया तो 3 2 × 6 5/6 आएगा यहाँ पे, और इसके नीचे आएगा 1/3, तो यहाँ पे 5/3 आना था, यहाँ आएगा 5/3 आएगा यहाँ पे। क्या कर रहा हूँ, कुछ तो गलती हुई है भैया, 5 ऊपर जाएगा ना 3, तो 5 मतलब 5 × 3 15 आएगा यहाँ पे, 15 आएगा यहाँ पे भाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको दोबारा कर देता हूँ, यहाँ इसको सोल्व किया था हमने, तो यहाँ पे क्या किया था हमने, मिस्टेक कर दी शायद, यहाँ पे क्या था 3 2 × 6 2 3 × 6 3 2 × 6, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 × 6 बाय में 3 - 2 = 1, तो 6 से 6 आएगा, तो 5 यहाँ पे 5 आएगा यहाँ पे भी सही है। अब यहाँ पे था 3 आना था यहाँ पे, तो सही है, 3 डिवाइड बाय 4/7 इंटू 7/10 इंटू 5। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे ऑफ को, तो ऑफ वाला पोर्शन सोल्व करते हैं पहले, तो 5 2 × 10 यानी यहाँ पे हो गया 7/2। उसके बाद सोल्व करेंगे ये वाला पोर्शन, डिवाइड वाला पोर्शन सोल्व करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 7/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, या तो ऑप्शन गलत लिखे मैंने, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4, तो ये आ जाएगा अपना आंसर, या तो यहाँ पे कोई गलती हुई है हमारी, या ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखे गए में से, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 7 × 49 इंटू 3 147/8 आ जाएगा। देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई होगी, आप खोल करके देख लेना, जो मिस्टेक हुई होगी वो बता देना, मेरे को मैसेज कर देना, या फिर मैंने ऑप्शन गलत बताए होंगे। तो अब आता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रा की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ ली जाती है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछी जाएंगी बट क्वेश्चन में यूज हो जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे a + b का होल स्क्वायर सबको आता होगा शायद, a² + b² + 2ab, ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab, ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a - b a + b। अब दो फॉर्मूले इन्हीं से बनते हैं, a² + b² का, तो a² + b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, यहाँ से क्या होता है, जैसे जो यहाँ से है ना, मैंने ये निकाला है, a² + b² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला, a² + b² का हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab, तो इसी को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे ही ऐसे हमारा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, तो a² + b² के लिए हमने क्या करा है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अब बात करते हैं क्यूब की, a + b का होल क्यूब तो किसके इक्वल होता है, जो a + b का होल क्यूब होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ये होता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab a - b, ये होते हैं दो फॉर्मूले a + b का होल क्यूब का और a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला। इसके बाद आता है फॉर्मूला a³ + b³, a³ + b³, ये होता है a + b का होल क्यूब - 3ab a + b।
ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो मैंने इसमें भी यहाँ पे क्या करा है, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर रखा है, बाकी इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू का ऐसे सेम डिराइव कर सकते हैं हम, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। सेम मैंने इसको यहीं पे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू को, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। तो ये दो फॉर्मूले भी डिराइव हो जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो फॉर्मूले होते हैं वो आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी होता है फॉर्मूला तीनों को मिला के। तो इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में, तो अगर आप ये कर ले तो आपको एग्जाम में इनमें से मिल जाता है, मतलब यूज होते हैं, डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, बट यूज हो जाते हैं फॉर्मूले। तो ये पता होने चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूले इतने तो पता ही होने चाहिए आपको अलजेब्रा के। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि अगर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इस केस में क्या होता है, इसमें होता है डायरेक्ट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड 0 इक्वल होता है, मतलब तीनों 0, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर भी है और सारे ऐड में भी हो रहे हैं। तो किसी हालत में कब हो सकते हैं ये सारे, मतलब कि कब 0 के इक्वल हो सकते हैं, जब ये इंडिविजुअल भी सारे 0 के इक्वल हो, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट बीच में भी साइन प्लस का है। तो ओनली कंडीशन जब ये 0 के इक्वल हो सकते हैं वो है जब ये इंडिविजुअल भी सारे 0 के इक्वल होते हैं। तो जब भी आपको गिवन हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ numbers is sum of square of real number, sum of square of number is equals to 0 if sum of square of number is equals to 0, then each number is equal to 0 is equal to 0। ये नंबर की जगह यहाँ पे वेरिएबल्स है मेन, तो नंबर आप समझ जाना है यहाँ पे किसी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे किसी, जैसे अगर आपको ऐसे गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसके कंडीशन में क्या होगा, x माइनस ए जो है वो भी 0 के इक्वल होगा, y माइनस बी जो है वो भी 0 के इक्वल होगा, z माइनस सी है वो भी 0 के इक्वल होगा, यानी इंडिविजुअली सब 0 के इक्वल होंगे। तो इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी a, y की वैल्यू आ जाएगी b, z की वैल्यू आ जाएगी c। तो इसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। उससे पहले एक बार आप ये फॉर्मूला देख लो कि अगर हमें डायरेक्ट मतलब ऐसे गिवन है इक्वेशन जैसे हमें बनानी होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जैसे हमें गिवन है 4a स्क्वायर प्लस 8a, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जो भी यहाँ पे जैसे विदाउट स्क्वायर होता है ना, इसका हाफ कर दो और इसको प्लस माइनस कर दो, मतलब जो भी यहाँ पे जैसे इसका कोफिशिएंट जो है विदाउट स्क्वायर वाले का, जैसे ए स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो विदाउट मतलब ए वाले का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको हाफ करके उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दो। तो 8 का हमने हाफ किया तो कितना आया 4, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें, प्लस 4 कर देंगे हम और माइनस 4 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे 4a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4, तो इसका हम ये बना सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी अगर इसका सोल्व करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर हमें सिंपल गिवन होता 4a स्क्वायर प्लस 8a, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो ये कोफिशिएंट होगा a का उसके हाफ करके उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर देते हैं। तो इसी को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन गिवन है इसमें। पहले मैं आपको जो बेसिक मेथड वो करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊँगा आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि हमें बनाना होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 4a, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 है ना उसको हाफ करके प्लस माइनस कर देंगे। 4 का हाफ कितना होगा 2, तो हम प्लस माइनस 4 कर देंगे यहाँ पे। ऐसी तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऐसे अगर हम यहाँ पे b स्क्वायर की बात करें, b स्क्वायर है साथ में 2b है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए तो इतने क्वेश्चन को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 1b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1 यानी 2b। तो यहाँ पे क्या था, -4 और -1, तो ये कितना होगा -5, बट यहाँ पे साथ में +5 भी था तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -2 और b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से a प्लस b क्या आ जाएगा, -2 -1, तो कितना आ जाएगा -3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बट हम एग्जाम में इतना लंबा टाइम नहीं लगा सकते हम, तो डायरेक्ट हमने इसके लिए एक ट्रिक याद कर लेनी है बस। तो इस फॉर्म में ले आओ, आपको ऐसी इक्वेशन गिवन है और वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनानी पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो आप इस वाले तरीके को यूज़ कर सकते हो। आप स्क्वायर वाले को एक साइड रखिए और बाकी को राइट साइड में, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू -4a -2b -5।
तो अब जैसे यहाँ पे ए और बी कोफिशिएंट है तो कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बी मैं यही मानता हूँ एक्स और वाई, यदि ए भी दे रखा है और एक्स वाई कुछ भी दे सकते हैं तो होगा क्या वो, जैसे यहाँ पे ए गिवन है ना, ए जो इक्वल होता है वो होगा हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, आपको लगाना इसी फॉर्म में होगा, स्क्वायर्स को लेफ्ट साइड ले जाओ और जो लोअर स्क्वायर उसको राइट साइड ले जाओ, कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ऐसी बी की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। तो मैं बोल क्या रहा हूँ आपको, जैसे अगर हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ ए यानी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए -4, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर वो क्या है 1, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट -2 आ जाएगी। जो हमने यहाँ पे स्क्वायर बना के निकाली थी वो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस मेथड से, बट हमें कंडीशन क्या है कि हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने सही बना के दिया होगा क्वेश्चन। अगर उसने कोई भी इसमें इशू डाला होगा, कोई भी एरर होगा इसमें क्वेश्चन में, तो ये गलत आंसर देगा। फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बना के चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन सही है या गलत है। वो बेसिक तरीका है बनाने का, वो तो आपको बनानी पड़ेगा। अगर आपको स्क्वायर चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा तो आपको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, बट अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में तो ऐसे ही कर सकते हो। तो बी की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ, अब कोफिशिएंट ऑफ बी क्या होगा -2, कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से भी हमने डायरेक्ट निकाल दी कि हम यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, जो हमने बेसिक मेथड से निकाली थी। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा हमारा -3। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी डायरेक्ट हम वैसे करते हैं, हमें पता है इसमें बनाना पड़ेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर्स को एक साइड रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी को ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। 2a -4b -4c = 9। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए यानी 2, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर यानी 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बी की वैल्यू निकालने तो क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू होगी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी यानी -4, कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर इज 1, तो यानी -2। कोफिशिएंट ऑफ सी इज सी की वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सी इज -4 एंड सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हम निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी की पावर 4, बी की पावर 4 कितनी होगी, बी की पावर 4 करेंगे हम तो कितनी होगी, वो हो जाएगी सही तो क्या नहीं, 2a -4b -4c, ठीक है, हाफ ऑफ 2 हाफ ऑफ -4 1 -2 बिल्कुल ठीक है। तो ए क्यूब क्या होगा 1, अब बी की पावर 4 निकालनी है तो -2 की पावर 4 कितनी होगी, -2 की पावर 4 होगी 2 2 4 16 यानी +16 प्लस, अब माइनस है सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर कितना है 4 होगा, वो माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो कितना होगा 17 - 4 इज 13, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वाले में तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि ये सब जीरो के इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर अगर जीरो के इक्वल गिवन है तो वो सारे इंडिविजुअल भी जीरो के इक्वल होंगे। तो a -4 भी जीरो के इक्वल होगा, b -5 भी जीरो के इक्वल होगा, c -3 भी जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 5, c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a + b/c निकालना है हमें, तो वो होगा 4 + 5 / 3 यानी 9 / 3 दैट इज 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें तो हमें पहले ही वैसे अरेंज करके दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट निकालते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी इज 2, यहाँ पे कोफिशिएंट, अच्छा यहाँ पे बी गिवन है तो मैंने बी का कोफिशिएंट तो -16 है, तो ये भी ध्यान रखना एग्जामिनर इसको आगे पीछे कर सकता है। तो हमें कोफिशिएंट ए का लेना है, कोफिशिएंट ऑफ ए होगा -16 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर यानी 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 यानी 8 2 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर कितना है 1, तो ये कितनी आ जाएगी 1। ऐसे सी की क्या हो जाएगी, सी की निकालनी होगी तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सी इज 18 डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर से यानी 9 2 18, तो ये कितना आ जाएगी 1। हमसे पूछा इसमें निकालना था हमें a + b + c, a + b + c निकालना था हमें, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2 + 1 + 1 यानी 0, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको बताया था, जैसे इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 होती है। तो अब जो हमने पढ़ा था बचपन में, मतलब 10th क्लास में जो पढ़ा था, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac होती है। अब जो इसके दो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, मतलब जितनी पावर होती है ना उतनी रूट्स होते हैं, मतलब उतनी वैल्यू पॉसिबल होती है उसकी। तो अगर हम इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, हम जैसे रूट निकाले थे -b + √b² - 4ac/2a, ऐसा सबने पढ़ा होगा किसी टाइम पे। तो अल्फा जो होता है वो होता है इक्वल -b + √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे दो वैल्यू दिख रही होंगी आपको प्लस माइनस, तो एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है, -b - √b² - 4ac/2a। तो जितनी यहाँ पे पावर होती है उतनी वैल्यू पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू पॉसिबल होंगी इसकी, तो हमने लेट कर लिया कि जो रूट्स होते हैं इसके अल्फा और बीटा है वो, तो इसकी वैल्यू होगी ये और ये, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि
सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं? अगर हमने रूट सेलेक्ट किए हैं, अगर इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है और उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ना, वन नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के? सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी की वैल्यू बाई में ए। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा वो होता है सी बाई ए। ठीक है, अगर हमें पता है सम ऑफ रूट्स पता है हमें और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो वो इक्वेशन बनती है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हमें पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं। वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। अगर हमें गिवन है अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कैसे निकालेंगे हम? तो हमें पता है ये इक्वेशन गिवन है, हमें निकालना आता है अल्फा प्लस बीटा, और हम निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो हमें यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा होगा? अगर इसका एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, तो आपको ये मिलेगा। तो हम ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही नहीं है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, सी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या आएगा? सी बाई ए यानी 4। तो हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा का बीटा, यानी माइनस 2 बाई 4 यानी माइनस 1 बाई 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या बोला गया? अल्फा बीटा रूट से इस इक्वेशन के, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपको क्या दिखेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी, यानी बट यहाँ पे क्या है? अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आएगी माइनस 1, ए की वैल्यू आएगी 1, सी की वैल्यू आएगी माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए यानी प्लस 1। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है सी बाई ए यानी माइनस 1। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस 1, तो इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1, तो यानी 1 प्लस 2 इज 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। If alpha plus beta are the roots of equation this, then which equation will have the roots this? तो इसमें क्या गिवन है? अल्फा बीटा रूट्स गिवन है इस इक्वेशन के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? सी बाई ए यानी 1। अब हमें निकालना है एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे ये। अगर उसके रूट्स होंगे ये, तो अगर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब उसके रूट्स हैं, तो उसका सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा उसका? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, यानी अल्फा बीटा का होल क्यूब। और ये क्या होगा? ये होगा, मैंने आपको लिखवाया फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab यानी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास वैल्यू है सारी। तो अल्फा बीटा का होल क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा? 1। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 3 अल्फा बीटा कितना है? 1, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 2। तो हमारे जो नई इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है, उसका सम ऑफ रूट आ गया माइनस 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 1। मैंने आपको बताया था इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स। तो सम ऑफ रूट कितना है? माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1। तो वो इक्वेशन जो आपको बताई इसमें लिखनी, तो वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे अगर हमें गिवन है a बाई बी की पावर m, तो इसका मतलब क्या है कि ये a की पावर भी m है और b की पावर भी m होगा। ऐसे ही अगर आपको पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो वो होता है 1, तो a की पावर 0 क्या होती है? 1। ऐसे ही अगर a की पावर माइनस m है, तो इसका मतलब होता है, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर m। अगर a की पावर 1 बाई m होती है, तो इसका मतलब है कि वो, अगर हम इसको मतलब जैसे हम लिखते नहीं a की पावर 1 बाई m है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट m a। जैसे अगर आपको गिवन होता है a की पावर 1 बाई 2, तो इसका मतलब क्या होता है? वो है रूट ऑफ a। यहाँ पे 2 लिखते हैं ना। अगर a की पावर 1 बाई 3 है, इसका मतलब क्या होता है? वो क्यूब रूट है की पावर a की पावर। अगर a की पावर गिवन होती है, a की पावर है 1 बाई 3, तो वो उसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ a। ऐसी प्रोडक्ट वाले में क्या होता है? a की पावर m है और a की पावर n है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाएगा।
ऐसी अगर डिवाइड में होती हैं, अगर बेस सेम है बट डिवाइड में है, तो क्या हो जाता है, पावर जो हो जाती है वो हो जाती है सब्ट्रैक्ट। अगर ऐसे गिवन है ए एम इंटू एन, तो इसका मतलब क्या है, ए एम इंटू एन है यहाँ पे, इसका मतलब ये है ए एम इंटू एन। बट अगर हमें गिवन है ऐसे कि ए एम की पावर एन, इसका मतलब है ए एम इंटू एम इंटू एम इंटू एन टाइम्स है ये, मतलब एम एन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, एम का प्रोडक्ट है एन टाइम्स तक। अगर हमें गिवन है ए बी की पावर एम, तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर भी एम है इंटू बी की पावर भी एम है, ठीक है। बट अगर जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो ऐसी एडिशन के केस में नहीं होता कि कहीं एडिशन के में भी आप इसको ऐड मतलब ये लिख दो ए एम प्लस एन, ये इसके केस में नहीं होगा अप्लाई, ये केवल मल्टीप्लाई में होता है। अगर प्रोडक्ट में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बट एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको ए स्क्वायर वगैरह के फॉर्मूले बता दिए हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ थोड़े बहुत इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 0 प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 1/16 का स्क्वायर प्लस 16 की पावर 1/2 प्लस 1/16 की पावर 1/2, तो किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है 1, बी है 16 2 की पावर 1/2, मतलब 16 की पावर है 2 1/2, 2 1/2, या थर्ड ऑप्शन है 256 9/256, या फोर्थ ऑप्शन है 261 65/256। तो 16 की पावर 0 इसका मतलब क्या है, वो होगा 1, 16 का स्क्वायर प्लस 1/16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे क्या होगा 2ab यानी 12 और 5 12 और 3 15 1 कैरी, तो कितना होता है 256 प्लस, अब यहाँ पे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या गिवन है 16 की पावर हाफ गिवन है, तो 16 की पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर ऑफ 16 कितना होता है 4, तो ये क्या होगा 4 प्लस 1/4। तो हम अब इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट, ये कितना है 4 तो ये हो गया 4 और 1 5 इसमें ऐड किया तो कितना हो जाएगा 261, तो 261 से ज़्यादा ही होगा ये, तो 261 से ज़्यादा वाला तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि 261 तो हमारा ये आ गया प्लस 1/256 प्लस 1/4 और बच जाता है, तो 261 से ज़्यादा होगा, तो हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं ये ऑप्शन होगा, क्योंकि 261 से ज़्यादा है। बाकी आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, 261 अब इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा 256, क्योंकि 256 4 डिवाइड कर देगा ना 256 को, तो ये आएगा 1, ये आएगा 64। तो अगर मैं आपको ये बात बताता हूँ, जैसे अगर हमें गिवन है 4 1/2, इसका मतलब क्या होता है 4 प्लस 1/2, तो आप यहाँ पे क्या करते हो एलसीएम लेते हो, 2 आया इसका एलसीएम, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 प्लस 1, तो यहाँ पे 9/2 आता है। ऐसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 4 2 8 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 4 2 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 2, तो इसका असली मतलब ये होता है, हमें ऐसे दिया होता है। तो हम यहाँ पे अगर जैसे गिवन है इसका यहाँ पे क्या आ गया 65/256, तो इसको हम इस फॉर्म में डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे 261 65/256, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 की पावर गिवन है 3.2 इंटू 36 की पावर है 1.6 7 6.4 42 2.6 42 की पावर गिवन है 2.6 इक्वल्स टू 42 की पावर x, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू हमें पता नहीं क्या होगी, तो x की वैल्यू के ऑप्शन गिवन है, क्या क्या हो सकती है 8.6 या फिर 9 या फिर सी ऑप्शन है 10.2 या फिर डी ऑप्शन है 12। तो इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो ये गिवन है 42 की पावर जो x गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे गिवन है 6 की पावर 3.2, तो यहाँ पे जो 36 है उसको हम किस पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 की पावर 2, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, तो वो क्या होगा 2 इंटू 1.6 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर कितनी है 6.4। अब जो 42 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 42 की पावर 2.6, क्योंकि हमें 42 में ही चाहिए, तो लास्ट में हम 42 में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको, तो ये कितना हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 6 की पावर 3.2। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है 6 की पावर 3.2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी 6 की पावर 6.4 इंटू 7 की पावर 6.4 इंटू 42। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया वहाँ पे एक्सपोनेंट्स में, अगर बेस अलग होता है बट पावर सेम होती है, जैसे ये है बेस अलग है बट पावर सेम है, यहाँ पे मतलब बेस ए और बी है बट पावर एन है, तो इसमें क्या होता है इस केस में ए इंटू बी की पावर एन हो जाता है, मतलब बेस का प्रोडक्ट हो जाता है और पावर सेम रहती है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, वो होगा 6 इंटू 7 यानी 42 की पावर हो जाएगी 6.4। यहाँ पे पहले से गिवन है 42 की पावर 2.6, 42 की पावर गिवन है 2.6, तो क्या है बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 6.4 प्लस 2.6 यानी ये हो गया 10, और ये 42 की पावर हो जाएगी 42 की पावर जो आएगी वो आएगी 9, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अगर यहाँ पे गिवन है 42 की पावर x, तो आप इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। एक और क्वेश्चन देखते हैं 873 प्लस 542
का होल स्क्वायर प्लस 873 माइनस 542 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 873 इंटू 873 प्लस 542 इंटू 542। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 4 या फिर 8। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसको आप ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, मतलब 873 को ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्ट ओपन करते हैं इसको, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो डायरेक्ट ऐसे मार्क कर सकते थे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, इससे पहले इसका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, तो वीडियो सोल्यूशन के लिए असाइनमेंट का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको इसके बाद। तो असाइनमेंट आपको हमेशा की तरह इसके नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।